प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया आपको, जो पाठ हम लेकर चल रहे थे वातावरण के प्रमुख अजैव घटकों के बारे में, उसमें टेम्परेचर चल रहा था। अभी टेम्परेचर के 2-3 प्रभाव हमने बताए थे, लेकिन कुछ और इम्पोर्टेंट प्रभाव आपके हैं तो वाइडली उन्हें और डिस्कस करते हैं। पहला है वृद्धि और विकास पर प्रभाव। वृद्धि और विकास पर प्रभाव। वृद्धि एक ऐसा कारक है जो प्राय आपने देखा होगा कि हम बोते तो छोटा सा बीज है और बन जाता उससे बहुत बड़ा पेड़ है। वो वृद्धि के कारण है, विकास के कारण है। तो किसी भी चीज को जर्मिनेट होने के लिए एक निश्चित तापक्रम की आवश्यकता है और उसके जर्मिनेट होने के बाद, अंकुरित होने के बाद उसकी जो वृद्धि होती है, उसका जो विकास होता है, उसके लिए भी तापक्रम का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे आपने देखा होगा कि सर्दियों में पौधे बहुत कम वृद्धि करते हैं, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीजन यानी बसंत का मौसम आता है, फरवरी मार्च का मौसम आता है, मार्च अप्रैल का मौसम आता है, तो इन 2 महीनों में बहुत तेजी से वृद्धि होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो रुकी हुई एक्टिविटीज हैं वो तेजी से वृद्धि करती हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं आपको। मछलियों के अंडे यदि 5 डिग्री सेल्सियस पर वो 4 या 5 दिन में हैचेड होते हैं, तो 15 डिग्री सेल्सियस पर वो 4 गुनी तेजी से, अर्थात 1 दिन में ही हैच्ड हो जाते हैं। ये एक छोटा सा वृद्धि और विकास का उदाहरण था। दूसरा, तापमान का प्रजनन पर भी प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे प्रकाश से जो तापमान उत्पन्न होता है, जंतु उसको एक बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में, प्रजनन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु का मौसम आता है तो बहुत सारे जंतुओं में, पक्षियों में ब्रीडिंग सीजन शुरू हो जाता है, उसका जनन सीजन, प्रजनन काल शुरू हो जाता है। ऋत्विक प्राणी तो किसी भी ऋतु में प्रजनन कर सकता है, लेकिन जो विशेष ऋतु पर प्रजनन करने वाले प्राणी हैं वो उस विशेष ऋतु का आने का ध्यान करते हैं और वो ऋतु अधिकतर होती है बसंत की ऋतु, अर्थात जब टेम्परेचर कम टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर की ओर बढ़ता है। इसे हम हमारे देश में, भारतवर्ष में मार्च अप्रैल या फरवरी मार्च के महीने में, आधी फरवरी से लेकर के आधे अप्रैल तक इसे मापा जा सकता है। तापमान का प्रभाव शीत निष्क्रियता पर भी पड़ता है। अभी मैंने आपको बताया था कि कोल्ड ब्लडेड पिछली वीडियो में, और वार्म ब्लडेड जो एनिमल है, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं, जो बहुत ठंड होती है, जमीन में घुस जाते हैं, मिट्टी में घुस जाते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, बचाने के लिए। तो वो लोग भी जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है बाहर निकल आते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया शुरू करते हैं। उसमें प्रवास का तापमान पर प्रभाव, उसका उदाहरण हमने पिछली बार दिया था कि विदेशों से, अर्थात जहां बहुत कम टेम्परेचर होता है, वहां से पक्षी दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं जहां टेम्परेचर अधिक रहता है, सर्दियों में भी। और तापमान का सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव पड़ता है उपापचय पर, डाइजेशन पर। जो सामान्य तापमान है बॉडी का 37 डिग्री और ±2 डिग्री यदि हम लें, तो उस पर एक मनुष्य की दैनिक क्रिया बहुत अच्छी तरह से चलती है। तेजी से भूख लगती है, खान पान आसानी से पच जाता है। मेटाबॉलिकल एक्टिविटी जिन्हें हम कहते हैं, चाहे वो श्वसन हो, चाहे वो पाचन हो, चाहे वो अवशोषण हो, उसकी गति तीव्र रहती है। लेकिन ज्यादा अधिक टेम्परेचर हो जाए या ज्यादा कम टेम्परेचर हो जाए तो उसमें हमारी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज प्रभावित होती हैं और वो हमारी पूरी बॉडी की जो चय उपापचय क्रियाएं हैं, जिन्हें हम अपचय उपापचय क्रिया बोलते हैं, निर्माणकारी और विनाशकारी क्रिया बोलते हैं, उन सभी को प्रभावित करती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करेंगे अब जल का। जल एक कहा जाए तो यूनिवर्सल घोलक के रूप में प्रयोग होता है। 71% पूरा भूमंडल, जिसे हम कहें विश्व का 71% जलमग्न है, यानी पृथ्वी, धरती, मिट्टी केवल 29% पे है। और इस 71% में भी सबसे ज्यादा जल जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है, जो जीव द्रव्य है, उसमें 70% से 90% तक पाया जाता है। कुछ फल फ्रूट तो इस तरह के भी हैं जिनमें 90% से ज्यादा भी पानी पाया जाता है, जैसे वाटरमेलन, तरबूज को यदि देखा जाए तो 95% तक पानी उसमें एब्जॉर्ब होता है।
केवल 5% दूसरे मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं। विभिन्न, क्योंकि जल एक तीनों अवस्थाओं में, सामान्य अवस्था में पाए जाने वाला यूनिवर्सल तत्व है, वो ठोस, द्रव और गैस सभी में सामान्य अवस्था पर मिल सकता है। वो बहुत जल्दी एक दूसरी अवस्था में कन्वर्ट भी कर देता है। यदि देखा जाए तो गैस के रूप में, भाप के रूप में, ठोस के रूप में, बर्फ के रूप में और सामान्य पानी के रूप में, द्रव की अवस्था में उसे हम प्रयोग कर सकते हैं। सभी शाकाहारी प्राणी अधिकतर वहां ज्यादा पाए जाते हैं जहां वर्षा ज्यादा होती है या वार्षिक वर्षा का औसतन ज्यादा होता है या ज्यादातर वर्षा चलती रहती है। ऐसी जगहों पर बहुत अधिक शाकाहारी प्राणी पाए जाते हैं और उन शाकाहारी प्राणियों की भी चेन होती है। प्रथम लेवल का, द्वितीय लेवल का, तृतीय लेवल का, पूरी चेन बनी हुई है। तो इस तरह से वातावरण को संतुलित करने में जल का महत्वपूर्ण योगदान है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता सब वही पाए जाते हैं। तो जल के बाद अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस करेंगे वो होगा प्रकाश का। प्रकाश या लाइट एक सार्वत्रिक एनर्जी सोर्स है। हम कह सकते हैं कि रात और दिन भी प्राकृतिक प्रकाश की वजह से होते हैं। यदि सूर्य ना निकले, किसी दिन छुट्टी पर चला जाए, तो मैं समझता हूं कि पूरी रात ही रहेगी। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि छुट्टियां हम मार सकते हैं, जो प्राकृतिक कंट्रोलर्स हैं हमारे, वो छुट्टियां नहीं मारते। तो प्रकाश ऊर्जा का महत्वपूर्ण सोर्स है पृथ्वी पर, और वो सोर्स है सूर्य। सूर्य का प्रकाश मिलते ही पूरा जीवमंडल सुबह सुबह उत्साहित होकर के कार्यों में लग जाता है, जबकि जैसे जैसे शाम ढलती है प्रकाश क्षीणता की ओर जाता है, सूर्य छिपने की ओर जाता है, सब अपने घरोंदों की ओर लौटना शुरू हो जाते हैं। काम करने वाले मजदूर, पक्षी आपने देखे होंगे, झुंड के झुंड शाम के समय वापसी शुरू हो जाते हैं। प्रकाश का जो मुख्य प्रभाव पड़ता है वो है पुष्पी पादपों पर जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, अर्थात भोजन बनाने की क्रिया होती है, और उस भोजन पर ही समस्त जीव जगत, जंतु जगत टिका हुआ है। पौधे, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में, उनके अंदर जो हरित लवक उपस्थित है, उसकी उपस्थिति के कारण अपना भोजन तैयार करते हैं, और इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी पौधों में बड़ी तीव्रता से होती है, जैसे जैसे सूर्य निकलता है और दोपहर की ओर टेम्परेचर बढ़ता है। शाम के समय जब कम टेम्परेचर होना शुरू हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी धीमी पड़नी शुरू हो जाती है। प्रकाश का वृद्धि और विकास पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है, अर्थात आपने देखा होगा जो पौधे प्रकाश में उगते हैं वो अगले दिन प्रकाश मिलने के कारण और तेजी से वृद्धि करते हैं और धीरे धीरे अपने उच्चतम स्तर पर चले जाते हैं। प्रकाश का वर्णकता पर भी प्रभाव पड़ता है, अर्थात जहां अधिक प्रकाश पड़ता है वहां रंग काला हो जाता है, जहां कम प्रकाश पड़ता है वहां रंग ब्राइट रहता है। इसके अलावा प्रकाश एक महत्वपूर्ण अजैविक तत्व है जीवों के लिए, ये बात कही जा सकती है। अगला अजैविक फैक्टर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, मिट्टी, सोयल। आप लोग चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और इस चैनल का पूरा आनंद उठाएं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स के रूप में हमें सजेशन जरूर दें ताकि और अधिक सुधार किया जा सके। धन्यवाद।